उसी टॉपिक को आगे लेकर के हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। भौगोलिक विचारधारा को लेकर के हम चल रहे हैं और भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत हमने आपको बताया था लास्ट में कि हम लोग चिरसम्मत काल यानी क्लासिकल पीरियड के बारे में बात करें। चिरसम्मत काल ज्योग्राफी का वह काल है जहां पर इसकी नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई। किसी भी विषय के बारे में शुरुआत जिस काल से होती है उस काल को हम लोग क्लासिकल टाइप पीरियड या चिरसम्मत काल कहते हैं। और चिरसम्मत काल जो भूगोल का है वो 500 BC से लेकर के 300 AD के आसपास तक का टाइम है, जिसमें यूनानी और रोमन विचारक आते हैं। और इसमें हमने आपको यूनानी विचारकों के बारे में पढ़ाना था और जो मुख्य रूप से जो यूनानी विचारक हैं उनके बारे में बताए थे हमने आपको कि होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, हिपार्कस और पेसिडोमियस और इरेटोस्थनीज, ये प्रमुख यूनानी विचारक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कल की एक क्लास हमने जो आपको कराई थी जिसमें हमने आपको होमर के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। आज हम आपको कराएंगे थेल्स और एनेक्सिमेंडर के बारे में पढ़ाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा से संबंध रखते हैं, यानी गुरु हैं इसमें थेल्स इसमें गुरु हैं और उन्हीं का बड़ा प्रिय शिष्य है जिसका नाम है एनेक्सिमेंडर। इतिहास में ये बात सिद्ध होती है कि जब गुरु योग्य होगा तो जाहिर सी बात है शिष्य भी कैसा होगा, योग्य होगा। तो थेल्स भी एक महान विचारक हुए हैं भूगोल में, तो जाहिर सी बात है उनका शिष्य भी कैसा होगा, एनेक्सिमेंडर भी बड़ा योग्य होगा। जहां थेल्स ने सबसे पहले भूगोल में गणितीय विधि का प्रयोग किया, गणित का समावेशन किया, वहीं एनेक्सिमेंडर ने भूगोल में गणितीय विधि को और आगे ले जाएगा। इसलिए संयुक्त रूप से थेल्स और एनेक्सिमेंडर को फादर ऑफ जियोडेसी कहा जाता है, भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है थेल्स और एनेक्सिमेंडर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हालांकि थोड़ा सा विचारों में मतभेद भी देखने को मिलता है कि जहां थेल्स ने बताया कि पृथ्वी जो है एक फ्लैट है, एक डिस्क के समान है जो जल में तैर रही है, वहीं एनेक्सिमेंडर ने पृथ्वी को बताया कि पृथ्वी जो है सिलेंड्रिकल रूप में है जिसके ऊपरी वाली सतह पर मनुष्य रहता है। तो थोड़ा बहुत इनमें ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन एक एक करके चीजों को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनान के बारे में। यूनान आप जान रहे हैं कि यूनान जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारे वो भूगोलवेत्ता हैं यूनान के जो हमको पढ़ने हैं। तो आज हम दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं, थेल्स महोदय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जरा ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा कि थेल्स कौन है। थेल्स यूनान के मिलेट्स शहर के निवासी थे। थेल्स कहाँ के थे, तो थेल्स यूनान के मिलेट्स शहर के निवासी थे और इनका समय जो है 7वीं सदी ईसा पूर्व में लगभग 624 ईसा पूर्व से लेकर के 546 ईसा पूर्व तक का इनका समय है। तो थेल्स वाज अ नेटिव ऑफ द ग्रीक सिटी मिलेटस। तो ये मिलेट्स के रहने वाले थे, याद रखना। थेल्स के बारे में बात करेंगे। थेल्स को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। थेल्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स। याद रखना कि ये जो शुरुआत के जितने भी भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने भूगोल के बारे में डायरेक्ट कोई बात नहीं कही है, ना ही भूगोल पे कोई किताब लिखी। विशेष तौर से थेल्स ने तो भूगोल पे कोई किताब ही नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने भूगोल की तमाम विधियों के बारे में बताया, वर्बली तरीके से बता दिया। उन्होंने उस चीज को सरल कर दिया जिस चीज से भूगोल के लिए अध्ययन के रास्ते खुलेंगे। याद रखना, समझ रहे हो। तो थेल्स बड़े और इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको पहले होमर के बारे में पढ़ाया था, तो होमर क्या है, होमर एक कवि है। होमर क्या एक कवि है। उसने सबसे पहले अपनी रचनाओं में और जो है वो दुनिया इलियड में और ओडिसी में दुनिया में बता रहा है, वो हवाओं के बारे में बता रहा है। उसने कहा कि यह पश्चिमी हवा बड़ी सुगंधित है, क्योंकि पश्चिम में भूमध्य सागरीय प्रदेश में बड़े संतरा, नींबू, सिट्रस वंश के जितने भी फल हैं वो हैं। जब उनके फूल खिलते हैं तो वहाँ से जो हवाएं आती हैं तो बड़ी सुगंधित हवाएं आती हैं। तो वो उसके बारे में बता रहा है, 4 प्रकार की हवाओं के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है कि भैया जो आसमान है वो एक एटलस नामक देवता के कंट्रोल में है। 4 खंबे लगे हुए हैं, खंबे हिला देते हैं तो वर्षा हो जाती है। जब वो प्रसन्न हो गए देवता, जब वो क्रोधित होते हैं तो बिजली कड़कती है। तो आपको आज के समय में ये चीजें बड़ी काल्पनिक लग रही होंगी, बड़ी हास्यास्पद लग रही होंगी कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्या होमर क्या बिल्कुल पागल थे क्या? नहीं। लेकिन याद रखना उस समय पर जहां दुनिया में इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, दुनिया में इसके बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो वहां पर होमर उसके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इनको बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर हम थेल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो थेल्स याद रखना कोई भूगोलवेत्ता नहीं थे, एक व्यापारी थे थेल्स। कौन थे? व्यापारी थे। और व्यापारी दिमाग का बड़ा तेज होता है। व्यापारी आदमी पुराने जमाने में अपने घर गाँव में जाना, किसी व्यापारी से मिलना, वो बिना उसके होता ना क्या बोलते हैं कीपैड टाइप का जो होता है जिसे कैलकुलेटर, वो बिना कैलकुलेटर के पैसे जोड़ के आपको 2 मिनट में बता देगा सारे लाखों का तनख्वाह। और जबकि नया उम्र का लड़का वो कैलकुलेटर करेगा।
तो व्यापारी का इतना दिमाग तेज होता ना। तो ये जो है थेल्स जो है, याद रखना, वास्तव में ये एक भौतिक विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। इन्होंने भौतिक विज्ञान को लेकर के आगे तमाम चीजों के बारे में बताया, लेकिन वास्तव में कहा जाता है कि थेल्स एक व्यापारी थे जिसके चलते इन्होंने बहुत यात्राएं की। थेल्स कौन थे भी है? तो थेल्स वॉज अ मर्चेंट एंड ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली। बहुत ज्यादा इन्होंने यात्राएं की। जब बहुत ज्यादा यात्राएं की तो देश दुनिया में गए और घूमे। तो इसलिए याद रखना, इसलिए इन्हें यात्री भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज ट्रेवलर एंड जियोग्राफर। तो इनको ट्रेवलर जियोग्राफर कहा जाता है, इनको यात्री भूगोलवेत्ता कहा जाता है। कि यात्री भूगोलवेत्ता किसको कहते हैं भैया? तो यात्री भूगोलवेत्ता अगर हम किसी को कहेंगे तो थेल्स को हम लोग यात्री भूगोलवेत्ता कहेंगे, क्योंकि इन्होंने दुनिया में यात्रा की। अब दुनिया में अगर यात्राएं की, और भाई व्यापारी आदमी है, दिमाग के तेज हैं, तो इसलिए एक बार की यात्रा हुई भैया, एक बार अपनी यात्रा के दौरान थेल्स अपनी एक यात्रा के दौरान थेल्स कहां पहुंचे? मिस्र पहुंच गए। कहां पहुंच गए भैया? मिस्र पहुंचे, जहां चर्च के बाहर कुछ पादरियों को इन्होंने जमीन की पैमाइश में उलझा हुआ देखा, जो कई दिन से उसमें उलझे हुए थे। जमीन की पैमाइश को लेकर के पादरी उलझे हुए थे, है ना, वहां पे जो चर्च थे, जो कई दिन से उसमें उलझे हुए थे। थेल्स ने इस समस्या को सुलझाया और यहीं पर अपनी कई प्रमेयों और निर्णयों को दिया। गणित में प्रमेय निर्णय आपने सुना होगा ना, है ना, प्रमेय आपने गणित में अपनी होंगी। जैसे गणित में एक आती भी है, थेल्स की प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो गणित की विधि का इस्तेमाल करके इन्होंने पैमाइश नुमाइश की। जैसे हम गणित में प्रकार होती थी, ज्योमेट्री बॉक्स होता था, प्रकाश होता था, चांदा होता था, उससे हम चीजों को नाप तोल करते थे। 1 सेंटीमीटर और मान लिया भैया 10 किलोमीटर मान लिया, इस तरीके से, और विधि को प्रकार को ऐसे लगा दिया, ऐसे प्रकार को रख के ऐसे एक चाप मार दिया, ऐसे एक चाप मार दिया। तो ये गणितीय विधि थी, इसमें प्रमेय निर्णयों का इस्तेमाल करके इन्होंने सबसे पहले उसको सॉल्व कर दिया। तो यहां पे उन्होंने क्या कर दिया? उस पैमाइश को इन्होंने सॉल्व कर दिया कि पैमाइश ऐसे होनी चाहिए। और अपनी इन्होंने और आगे चल करके ज्यामिति की बहुत सारी अनेक प्रमेय और निर्णयों की जो रचना हुई, उसका आधार जो था, उसका आधार थेल्स की प्रमेय थी। और उनकी प्रमेय को हम थेल्स की प्रमेय भी कहते हैं। ड्यूरिंग वन हिज ट्रेवल्स थेल्स रीच्ड इजिप्ट, where he saw some priest outside the church engaged in measuring land, भूमि की मापतोल में engaged थे, who had been engaged in it for several days, काफी दिनों से उसमें परेशान थे। Thales solved this problems and gave many of his theorems and formulas here, which later lead to the creation of many theorems and formulas of geometry। बाद में ज्योमेट्री के बहुत सारे theorems, बहुत सारे फॉर्मूलाज जो ओरिजिनेट हुए वो इसी से हुए हैं। एंड वी ऑल्सो कॉल हिज थ्योरम्स थेल्स थ्योरम, उनकी थेल्स की प्रमेय भी कही जाती है। तो सबसे पहली बात जो थेल्स ने कहा, वो मिस्र पहुंच गए, वहां पे उन्हें जमीन की नुमाइश इन्होंने की। अब ये बात आपने पढ़ ली। अब मेरी क्लास में जो आपको सबसे बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी कि मैं भरपूर तरीके से आजकल इसमें एआई का प्रयोग करके आपको पढ़ा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको किताब में भी लिख जाएगा, लेकिन आप इस वक्त कोई भी भूगोल की किताब ले लीजिएगा, उसमें इस तरीके के इमेजों का इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरीके की इमेज में आपको दिखा रहा हूं। अब ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, सेम इसी कॉन्सेप्ट को देखिए। अब मैंने इसी के आधार पर ही चैट जीपीटी एआई का इस्तेमाल करके ये आपके लिए इमेज जनरेट की है। तो थेल्स जो है, ध्यान रखना भी है, यूनान के मिलेट्स के रहने वाले हैं। तो यूनान के मिलेट से होकर के ध्यान रखना, ये भूमध्य सागर होते हुए कहां पर पहुंच गए? मिस्र, इजिप्ट। चर्च के बाहर देखो उसी तरीके से बना हुआ है। और यहां पर उन्होंने देखा कि पादरी कई दिनों से जमीन की पैमाइश में उलझे हुए थे। थेल्स ने अपनी बुद्धि और ज्यामिति ज्ञान से इस समस्या को सरलता से सुलझा दिया। क्वेश्चन मार्क लगाएगी लगे, तो इन्होंने यहां पर इसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करा दिया। लैंड सर्वे प्रॉब्लम थी और थेल्स सॉल्व, थेल्स ने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। याद रखना, तो थेल्स की मिस्र यात्रा और थेल्स प्रमेय की उत्पत्ति का यही कारण था। आगे चल के थेल्स की प्रमेय भी है। अब इतने गणित के विद्यार्थी आप हो तो आपको पता होगा कि यदि दो समानांतर रेखाएं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करें तो वे अन्य भुजा को समानुपात में विभाजित कर देती हैं। ये थेल्स की प्रमेय है, लेकिन हमें अब गणित पढ़ने से कोई इतना भी मतलब नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो थेल्स ने यहां पर इस चीजों के बारे में यहां पर बताया, याद रखना भी है। तो थेल्स कहां चले गए? मिलेट से कहां चले गए? मिस्र, चर्च के बाहर चले गए, जहां पर उन्होंने भूमि मापन की समस्या को सॉल्व कर दिया, याद रखना भी है, ठीक है, सॉल्व कर दिया, ध्यान रखना। ज्यामिति की कई प्रमेयों और निर्णयों की रचना की। ज्यामिति की नींव, थेल्स को ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। थेल्स को जो इन्होंने वही सबसे पहले थेल्स की प्रमेय दी इन्होंने, तो इसलिए उनको कई जगह पे ज्यामिति का जनक भी थेल्स को कहा जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलेंगे, ध्यान रखना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इनके बारे में, थेल्स के बारे में, कि भैया थेल्स ने ये काम हुए, मिस्र गए एक बार, यहाँ पे सारी चीजें की। एक व्यापारी थे, बहुत ज्यादा घूमते रहते थे, इसलिए इनको यात्री भूगोलवेत्ता कहा गया। 7वीं सदी के भूगोलवेत्ता हुए थेल्स। भौतिक विज्ञान का पिता भी इनको कहा जाता है, याद रखना भी, ठीक है, अच्छी बात है।
याद रखना भैया कि सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी पर दूरियों को मापने का प्रयास किया। भाई जब ये मिस्र गए तो चर्च के बारे में उन्होंने दूरियों को मापा तो बताया, तो सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी पर दूरियों को मापने का प्रयास किया, इसलिए पृथ्वी की माप का श्रेय थेल्स महोदय को दिया जाता है। याद रखना भैया कि मेजरिंग द अर्थ गोज टू थेल्स। ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी की माप का श्रेय किसको जाता है, तो पृथ्वी की माप का श्रेय थेल्स महोदय को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी पर दूरियों को मापने का प्रयास किया। तो पृथ्वी पे आज हम दूरी माप लेते हैं ना, तो हमने भी सेंटीमीटर लिया कि भैया ये इतनी दूरी हो गई, ये इतनी दूरी होगी। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले पृथ्वी पर दूरियों को मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो थेल्स महोदय के द्वारा किया गया। याद रखना भी, थेल्स ने भूगोल पर कोई पुस्तकें नहीं लिखी हैं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि स्पेशली ज्योग्राफी पे कोई पुस्तक नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी हम भूगोल के मुख्य विचारकों में इनको रखते हैं। लेकिन इन्होंने इस विषय की नींव रखी, इन्होंने लोगों को मिथकों के बजाय तर्क और अवलोकन के आधार पर दुनिया को समझना सिखाया, फैक्ट के आधार पर समझना सिखाया। जब मिस्र में लोग वहां पर आराम से परेशान हैं, तो उन्होंने फैक्ट के आधार पर, इन्होंने अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी निर्णय प्रमेय का प्रयोग करके दूरी को माप करके कुछ निष्कर्ष पे निकाले। और पहले वहां पर क्या होता था, अंधविश्वास था। भाई चर्च में क्या है, पादरियों का है, और जो है कि ये ईसाई धर्म चल रहा है प्रॉपर तरीके से, और जो है कि वहां पे तो सब आडंबर चल रहा है। ध्यान रखना, बात क्लियर है। तो याद रखना भैया, तो पृथ्वी पर दूरियों को मापने का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, थेल्स महोदय के द्वारा किया गया। तो दूरियों का मापन इन्होंने इस तरीके से किया, आपको यहां पर बताया गया। देखिए उन्होंने ए, बी और सी इस तरीके से एक दूरी मापने का प्रयास किया, अपनी कोई एक छड़ी लेकर के इन्होंने इस तरीके से। तो सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी पर दूरियों को मापने का प्रयास किया कि जहाज कितनी दूरी पर है या फलानी चीज कितनी दूरी पर है, और इसके आधार पर इन्होंने पूरी पृथ्वी की दूरी को माप दिया। पृथ्वी की माप का श्रेय थेल्स महोदय को दिया जाता है। पृथ्वी की माप का श्रेय किसको जाता है, तो पृथ्वी की माप का श्रेय थेल्स महोदय को जाता है। इस बात को ध्यान रखना, इन्होंने अवलोकन किया और मापन का प्रयास किया, मेजरमेंट किया, और पृथ्वी की माप का प्रयास इन्होंने किया, और भूगोल की नींव ध्यान रखना इन्होंने इसमें रखी, और तर्क और अवलोकन के आधार पर दुनिया को समझने का प्रयास किया। इन्होंने अवलोकन, ऑब्जर्वेशन कहा, फिर तर्क दिया, फिर ज्ञान की खोज की। ये सबसे पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करते थे, और हमेशा होना ही चाहिए, किसी चीज को आप ऑब्जर्व करिए, किसी चीज को देखिए, फिर उसके आधार पर आप कोई तर्क दीजिए और आप किसी ज्ञान पर पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने भूगोल की नींव रखी, ध्यान रखना, दुनिया को समझना सिखाया, मिथकों की बजाय तर्क और अवलोकन के आधार पर हुआ। तो भाई तर्क और अवलोकन के आधार पर ही तो भाई इन्होंने पृथ्वी पर दूरी को सबसे पहले मापने का प्रयास किया। समझ रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन स्पेशली भूगोल पर हमें कोई पुस्तक थेल्स की अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, याद रखना भी, ठीक है। आई होप आप चीजों को यहां पर समझ गए होंगे। अच्छा, याद रखना भैया कि थेल्स महोदय को आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ आयोनियन फिलोसफी। अब ये आयोनियन फिलोसफी क्या होती है, अब आ जाइए आप थोड़ा सा विश्व मानचित्र पे। जब आप विश्व मानचित्र पर आ जाओगे, जब आप इटली पर आ जाओगे, तो इटली के जस्ट बगल में यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर के बगल में यूनान है, यूनान है। तो जब आप आओगे यहां से ध्यान रखना, तो आप देखोगे नीचे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आयोनियन सागर है, आयोनियन सागर के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे एड्रियाटिक सागर है, त्रेनियन सागर है, यहाँ पे लिगुरियन सागर है, फ्रांस का कोर्स का द्वीप है, सार्डिनिया द्वीप है इटली का, और यहाँ पे इटली आपके सामने देख रहे हो। तो मैं आपको थोड़ा बड़े मानचित्र पे लेकर के चलता हूं। बड़े मानचित्र पर अगर आप आओगे, ध्यान रखना भैया, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये क्या भी है, यहां पर अपना यूनान है, यूनान है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ध्यान रखना, थेल्स महोदय ने, तो थेल्स महोदय ने सबसे पहले भूमध्य सागर होते हुए, आयोनियन सी के आसपास होते हुए, और सबसे पहले ये यहां पर यात्रा की। यात्रा करने के बाद ये कहां पर पहुंच गए, इजिप्ट यानी मिस्र में पहुंच गए, इजिप्ट यानी मिस्र में सबसे पहले यहां पर ये यात्रा करके पहुंचे। जब यात्रा करके यहां पर पहुंचे तो उन्होंने आयोनियन सागर के बारे में और यहां पर जुड़े हुए तमाम द्वीपों महाद्वीपों का जिक्र और इन्होंने यहां पे अलग अलग तरीके से किया। तो इसीलिए इनको यहां पे आयोनियन फिलोसफी का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयोनियन फिलोसफी का फादर कहा जाता है, आयोनियन दर्शन का पिता इनको कहा जाता है। भूगोल में पहली बार गणित का समावेशन थेल्स ने किया। थेल्स वाज द फर्स्ट टू इनकॉर्पोरेट मैथमेटिक्स इनटू ज्योग्राफी। तो भूगोल में सबसे पहले गणित का समावेशन किसके द्वारा किया गया, तो भूगोल में गणित का समावेशन सबसे पहले किया गया तो थेल्स महोदय के द्वारा भूगोल में गणित का समावेशन किया गया। और बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना, परीक्षा की दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है कि भूगोल में गणितीय विधि का समावेशन किसके द्वारा किया गया, तो सबसे पहले थेल्स महोदय के द्वारा किया गया। याद रखना, यह पूरा मानचित्र यहां पर यूरोप का देख सकते हो। ठीक है, चलिए
याद रखना, यहां पर ये एथेंस है, मैंने आपको बता दिया यूनान एथेंस यहाँ पे इसे एजियन सागर के पास में, जब हम एड्रियाटिक सागर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां से ये जो है मिस्र तक पहुंचे थे। राइट, चलो अब याद रखना, थेल्स महोदय ने, मैंने क्या कहा, इन्होंने भूगोल में सबसे पहले गणितीय विधि का प्रयोग किया था, गणितीय विधि का प्रयोग सबसे पहले किया था। याद रखना, इनके द्वारा ज्यामिति के 6 सूत्र प्रतिपादित किए गए थे। 6 प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी वर फॉर्मुलेटेड बाय हिम। इनके द्वारा ज्यामिति के 6 सूत्र प्रतिपादित किए गए थे। किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? थेल्स महोदय के द्वारा ज्यामिति के 6 सूत्र प्रतिपादित किए गए थे। पहला था कि वृत्त व्यास द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता। अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए डायमीटर। तो ये क्या है, मान लेते ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। अब ये व्यास के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस वृत्त को 2 भागों में बांटा जा रहा है। और अगर सेंटर ऑफ अर्थ मान ले तो ये क्या हो जाएगी, ये पृथ्वी की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये पृथ्वी की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो याद रखना, इतना गणित में आपने बेसिक पढ़ा होगा कि वृत्त जो है व्यास द्वारा, डायमीटर के द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। ऐसा सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, चलिए दूसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया था ज्योमेट्री का, वो दिया था कि एक अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। एक अर्धवृत्त के कोण जो है ध्यान रखना समकोण होंगे। मान लो इन्होंने कहा कि ये वृत्त है और इस वृत्त के बीच अगर इसको अर्धवृत्त कर लिया तो इस अर्धवृत्त के यहाँ पे कोण जो होंगे ध्यान रखना वो समकोण होंगे। ऐसे करके अगर हम कहीं भी यहाँ पे अगर ये कोण बना दें, अगर ये कोण यहां पर बना दें तो ये सारे के सारे कोण किस पर बनेंगे, समकोण पर बनेंगे। तो एक अर्धवृत्त के कोण समकोण होंगे। याद रखना, इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझा सकता क्योंकि गणित का तो अध्यापक में हूं नहीं, इतना बेसिक आपके पास होना चाहिए। द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल आर राइट। तीसरा था, यदि 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि 2 समानांतर रेखाओं, ये 2 समानांतर रेखाएं ध्यान रखना, यदि इन समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटे तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण का मतलब ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण कैसे होंगे भैया, बराबर होंगे। सम्मुख कोण बराबर होंगे, याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब यहां पे थेल्स महोदय के द्वारा दिया गया था। नंबर चौथा इन्होंने जो दिया, इन्होंने दिया याद रखना भैया समुद्रबाहु त्रिभुज के बारे में बता, ध्यान रखना आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में बताया कि समुद्रबाहु त्रिभुज के आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। समुद्रबाहु त्रिभुज के आधार पर बने कोण क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। समुद्रबाहु का मतलब क्या है, सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा। तो समुद्रबाहु त्रिभुज के आधार पर बने कोण हमेशा कैसे होंगे भैया, बराबर होंगे। ये बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा ध्यान रखना भैया, मान लेते समुद्रबाहु त्रिभुज मतलब कोई भी, ये मान लीजिए भैया ये हमारा, ध्यान रखना कोई भी एक समुद्रबाहु त्रिभुज है जिसकी ये 2 भुजाएं बराबर हैं। ध्यान रखना ए बी जो है बराबर है किसके भी, बीसी के। ए बी जो बराबर है किसके, बीसी के। तो इनके आधार पर बने कोण, यहां पर ये जो कोण होंगे ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण और मध्यस्थ भुजा समान हो, यदि 2 त्रिभुज हैं, ध्यान रखना 2 त्रिभुज हैं, मान लेते हैं ये 2 त्रिभुज हैं और इनके मध्यस्थ की भुजा, मध्यस्थ की भुजा ध्यान रखना भैया कैसी हो, ध्यान रखना भैया। और यदि भुजा समान हो तो त्रिभुज सर्वरूपेण समान होगा, सर्वांग सम होगा। ये इन्होंने कहा। समान त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं, समान त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अब ये ज्योमेट्री का इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां पे देख सकते हो। राइट, तो ये 6 पॉइंट यहां पर बताइए, 6 पॉइंट आपको पढ़ लेने चाहिए क्योंकि कई बार अगर मैं बात करूं अभी टीजीटी में तो नहीं उतना क्वेश्चन, लेकिन हाँ नेट जेआरएफ में बिल्कुल 100% यहां से सवाल आपके पेपर में बन जाता है। ठीक है, हाँ पीजीटी में भी सवाल कई बार यहां पर बनाए। और देखिए आप जब भी भूगोल विषय पढ़ रहे हो, हम हमेशा क्या कहते हैं कि भूगोल विषय एक बार कंप्लीट आप हमसे पढ़ लीजिए, फिर कोई भी भारत में कोई भी एग्जाम भूगोल का दे लीजिए, आप 70-80% तक 60% तक सॉल्व कर देंगे। बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ जाना, आप यूपीएससी आईएएस तक के एग्जाम के भूगोल में बैठ जाना, वहां भी 50 से 60% सवालों को आप सॉल्व कर दोगे। क्यों? क्योंकि हम कंप्लीट एक बार भूगोल जब आपको पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। भूगोल में सबसे टफेस्ट एग्जाम जो नॉर्मल आता है हायर एग्जाम में, नेट जेआरएफ का आता है। तो नेट जेआरएफ लेवल की 10 यूनिट में आपको पढ़ा दूंगा इस कोर्स में। जब मैं आपको 10 यूनिट पढ़ा दूंगा, जब भूगोल में कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर आप कहीं भी बैठ जाइए, फिर तो सेल्फ स्टडी करते रहिए आराम से, एक अपना प्रैक्टिस की बुक ले लीजिए सारी और लगाते रहिए क्वेश्चन धुआंधार, फिर आप देखिए। तो टेंशन नहीं लेनी है, भूगोल को डिटेल में पढ़ना, याद रखना। ठीक है, तो थेल्स ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ज्योमेट्री के 6 सूत्र इन्होंने प्रतिपादित किए। थेल्स ने, याद रखना भैया, इनको यात्री भूगोलवेत्ता कहते हैं, इनको आयोनियन दर्शन का पिता कहते हैं। भूगोल में पहली बार गणित का समावेश इन्होंने किया, याद रखना भैया। थेल्स प्रमेय के बारे में इन्होंने दुनिया के बारे में यहां पर इसको बताया, इस बात को याद रखना। याद रखना 585 ईसा पूर्व की एक तारीख जो बाद में निकालेगी, 28 तारीख को सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी
कि थेल्स ने और इन्होंने अपनी भविष्यवाणी का आधार जल को माना। इन्होंने बताया था कि 585 ईसा पूर्व में 28 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने बताया, सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, और बताया कि सूर्य ग्रहण के बारे में उन्होंने किसके आधार पर बताया, तो जल के आधार पर बताया। थेल्स प्रेडिक्टेड अ सोलर इक्लिप्स ऑन 28th डेट जो है BC 185 BC एंड बेस्ड हिज प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और अच्छी बात यह कि इनकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। उसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ा, और उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ा तो ये फेमस क्यों हो गया, क्योंकि उस समय पर दो राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा था। और वो दो राज्य क्या थे, एक तो था लिडियन साम्राज्य और एक था मेडियन साम्राज्य। मेडियन एंड लिडियन डायनेस्टियों के बीच में युद्ध चल रहा था, और इसी युद्ध के बीच में इस ग्रहण के समय पर ही भयंकर युद्ध चल रहा था। अचानक दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया। इसे दोनों सेनाओं ने दैवीय चेतावनी मान करके युद्ध रोक दिया। तो यो युद्ध सालों से नहीं रुक रहा था, वो युद्ध इस सूर्य ग्रहण के दौरान यहां पर जाकर के रुक गया। ठीक है, इसी समय की बात थी, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। अब ये है क्या, थोड़ा इसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। तो थेल्स ने भविष्यवाणी की भैया कि जल सर्वत्र उपस्थित है, पृथ्वी पर जल का वितरण नियमित है और वाष्प बनकर के जल आकाश में चक्र बनाता है। सूर्य और चंद्रमा की गति नियमित है। अवलोकन और तर्क के आधार पर इन्होंने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी। और सूर्य ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी इन्होंने की, याद रखना भैया। सूर्य ग्रहण क्या है कि जब चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाने से, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, तो क्या हो जाता है भैया, सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। और इनकी भविष्यवाणी की घटना क्या हुई भैया, सत्य हुई, याद रखना भैया। क्या हुई भैया, सत्य हुई, याद रखना भैया। इस तरीके से वो दो साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे और उन्हीं के बीच में अचानक अंधेरा हो गया, याद रखना। और इसी युद्ध को हम लोग हेलिस का युद्ध या इसी को सूर्य ग्रहण का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ इक्लिप्स बी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब जुड़ा हुआ पॉइंट है, इससे संबंधित जो रिसर्च मैंने की है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप फिर से कहोगे सर ये लिडियन और मेडियन साम्राज्य है क्या, तो हेलिस एक नदी है जो आज वर्तमान में बहती है तुर्की वाले क्षेत्र में। जो लिडियन साम्राज्य था वो आज के तुर्की वाले क्षेत्र में स्थित है। एनाटोलिया एक तुर्की का क्षेत्र पड़ता है, और मेडियन साम्राज्य आज के ईरान और उसके आसपास का क्षेत्र है, जो ईरान का क्षेत्र है उसके आसपास स्थित है। तो ईरान क्षेत्र इधर हो गया, तुर्की क्षेत्र इधर हो गया। तो उनके दो साम्राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा था। लिडियन साम्राज्य का राजा था जिसका नाम था अलिएट्स, और मेडियन साम्राज्य का राजा था कसारेस था, याद रखना है ना, मेडियन साम्राज्य का। दोनों ही अपने समय के बेहद शक्तिशाली साम्राज्य थे। उनके बीच यह युद्ध क्षेत्रीय वर्चस्व और सीमाओं के विस्तार को लेकर के शुरू हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब जो युद्ध नहीं रुक रहा था, अब वो युद्ध अचानक से रुक गया। लिडियन और मेडियन साम्राज्य के बीच तनाव बढ़ा। दोनों सेनाएं हेलिस नदी के पास आमने सामने आई। युद्ध के दौरान सूर्य ग्रहण हुआ जिसकी भविष्यवाणी थेल्स ने की थी। दोनों पक्षों ने से देवताओं का संकेत मान करके युद्ध रोक दिया। इसके बाद शांति समझौता हुआ और दोनों साम्राज्यों के बीच में संधि और वैवाहिक संधि वगैरह भी यहां पर हुई थी, याद रखना, ठीक है। तो हेलिस का युद्ध या सूर्य ग्रहण का युद्ध क्या है, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। कब का था, जिस दिन 28 तारीख को, और जो थेल्स ने भविष्यवाणी की थी सूर्य ग्रहण के बारे में। तो यह युद्ध इतिहास में हेलिस का युद्ध या सूर्य ग्रहण के युद्ध के नाम से जाना जाता है। लिडियन साम्राज्य आज के तुर्की क्षेत्र में स्थित है, जबकि मेडियन साम्राज्य आज के ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला है। दोनों ही अपने समय के बेहद शक्तिशाली साम्राज्य थे। उनके बीच युद्ध क्षेत्रीय वर्चस्व, टेरिटोरियल डोमिनेंस और सीमाओं के विस्तार को लेकर के शुरू हुआ था। युद्ध के दौरान लिडिया के राजा अलिएट्स थे और मेडियन के राजा कया कसारेस थे, ठीक है। चलो खैर ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ पे, राइट। तो ये हमने आपको यहां पर थेल्स के बारे में पढ़ा दिया। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको, जितनी भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप 2-4 किताबें ढूंढ भी लोगे फिर भी आप उतना आपको थेल्स के बारे में ढूंढने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको थेल्स के बारे में हर एक चीज मैंने आपको बता दी, जितनी भी आपको थेल्स के बारे में जरूरत थी। अब अगर इनसे कोई क्वेश्चन बन सकता है थेल्स को लेकर के, तो अगर मैं एक आध क्वेश्चन बता दूं तो उस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ेंगे। तो यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी की पीवाईक्यू पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन की तुलना करें तो आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन बचाएगा कि निम्नलिखित में से किस यूनानी विद्वान को सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करने और जल को ब्रह्मांड का आधार मूल तत्व मानने के लिए जाना जाता है। Which of the following Greek scholar is known for predicting solar eclipse and considering water as the basis of the universe? यूनिवर्स का बेसिक यानी मूल तत्व मानने को कहा, तो जाहिर सी बात है किसको माना गया भैया, थेल्स नहीं तो भैया सबसे पहले सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी 28 तारीख को थेल्स के द्वारा कही गई थी। कुछ सवाल कथन और कारण पर आधारित आ जाते हैं हायर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, तो कथन ए आपके सामने कह रहा है, कारण आर आपके सामने कह रहा है। जरा ध्यान से समझना,
कि थेल्स और एनेक्सिमेंडर को संयुक्त रूप से गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर आर ज्वाइंटली कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, या इसको कहेंगे फाउंडर ऑफ जियोडेसी। हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि गुरु और शिष्य की परंपरा है। थेल्स गुरु हैं, उनके शिष्य का नाम क्या है? एनेक्सिमेंडर उनके शिष्य हैं। तो दोनों ने यहां पे काम किया, तो फादर ऑफ जियोडेसी इन्हीं को कहा जाता है। इसका मतलब कथन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थेल्स ने ज्यामिति के सिद्धांतों का उपयोग करके मिस्र के पिरामिडों की ऊंचाई मापने का प्रयास किया। अब मिस्र के पिरामिडों की ऊंचाई मापने का प्रयास थेल्स ने सबसे पहले किया। थेल्स ने पृथ्वी की परिधि को मापने का प्रयास सबसे पहले किया। पृथ्वी की दूरी को मापने का सबसे पहले प्रयास इन्होंने किया। ध्यान रखना, यहीं पर पूछ रहे कि चर्च की ऊंचाई मापने का प्रयास किया, पृथ्वी की परिधि को मापने का प्रयास किया, सारे काम इन्होंने किए। ध्यान रखना, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। आर एक ही सही व्याख्या है, याद रखना भी है। राइट, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। राइट, आगे चलते हैं। संकल्पना पर आधारित कंसेप्ट बेस्ड सवाल अगर आ जाएगा, प्रश्न संख्या 3 कि थेल्स के ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी के अनुसार पृथ्वी की आकृति और स्थिति कैसी थी? तो थेल्स के अनुसार पृथ्वी की आकृति कैसी थी? तो पृथ्वी एक चपटी डिस्क है जो पानी पर तैर रही है। जो क्या भैया? जो पानी पर तैर रही है, ऐसा यहां पे थेल्स ने कहा था। याद रखना, पृथ्वी एक चपटी डिस्क है जो पानी पर तैर रही है। याद रखना, ठीक है। चलिए, अब जैसे ये सवाल पेपर में पूछा गया सवाल है, यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया। यहां पर भूगोलवेत्ता और यहां पर उनके कुछ मुख्य योगदान दे रखे हैं, आप बताइए। तो अभी तक आपने सारे भूगोलवेत्ता तो पढ़े नहीं है, लेकिन हाँ, आपने एक भूगोलवेत्ता पढ़ लिया, वो आपने पढ़ लिया थेल्स। तो थेल्स के बारे में आपने क्या लिखा भैया? कि थेल्स के बारे में आप लिखोगे कि इन्होंने ज्यामितीय प्रमेयों और गणितीय भूगोल की शुरुआत की। गणितीय भूगोल की शुरुआत की, ध्यान रखना भी इन्होंने, याद रखना, ठीक है। अच्छी बात है। विश्व का पहला मानचित्र पैमाने पर बनाएंगे, कौन बनाएंगे भैया? एनेक्सिमेंडर बनाएंगे। ध्यान रखना, गणितीय विधि का इस्तेमाल करते हुए। तो ए का 2 और बी का 1 किसमें दे रखा है? तो ए का 2 और बी का 1 किसमें दे रखा है? इसी में दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका हम लोग सही मान लेते हैं। हेकेटियस ने, आपको पता है हेकेटियस के बारे में जेस पीरियडस पुस्तक लिखी इन्होंने, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपके पेपर में पूछा गया सवाल है कि थेल्स ने ज्यामितीय प्रमेयों और गणितीय भूगोल की शुरुआत की। एनेक्सिमेंडर ने विश्व का पहला मानचित्र बनाया था, जिसमें इन्होंने, अभी हम आगे बात करेंगे, 3 महाद्वीपों के बारे में बताया था और यूनान को विश्व के केंद्र में बनाया था। और आपको बड़ा मजा आएगा कि मैंने एआई के से उसकी एक बेहतरीन इमेज, काल्पनिक इमेज बनाई है, जो आपको किताब में ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो इमेज मैंने बनाई है चैट जीपीटी एआई का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए, एक क्वेश्चन और आपके सामने करेंगे, बहुविकल्पीय में के आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूनानी भूगोलवेत्ता थेल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वे मिलेट्स स्कूल ऑफ थॉट के संस्थापक थे, वे मिलेट्स के रहने वाले थे और इन्हीं से स्कूल ऑफ थॉट से ही उनके शिष्य थे एनेक्सिमेंडर। उन्होंने मिस्र की यात्रा के दौरान ज्यामिति सीखी थी, बिल्कुल सही बात है। जब वो मिस्र की यात्रा उन्होंने की थी तभी उन्होंने ज्यामिति सीखी थी और वहीं पर जाकर के चर्च की मापतौल पर उन्होंने किया था। उन्होंने नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया था। ये तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। नोमोन नामक यंत्र, जिसको नोमोन नामक यंत्र को भी हम आगे पढ़ाएंगे, इसी को बेबीलोनियाई यंत्र भी इसी को कहते हैं। इसी को बेबीलोनियाई यंत्र कहते हैं, या इसी को एक प्रकार से सूर्य घड़ी कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? सूर्य घड़ी कह देते हैं। और इस नोमोन नामक यंत्र की जो आविष्कार था वो थेल्स के जो शिष्य थे उनके द्वारा किया गया था। थेल्स के जो शिष्य थे, जिनके बारे में हमने आपको यहां पर बताया था, एनेक्सिमेंडर। तो जो थेल्स के शिष्य थे एनेक्सिमेंडर, तो जो थेल्स के शिष्य थे एनेक्सिमेंडर, उन्होंने नोमोन नामक सूर्य घड़ी का आविष्कार किया था। तो तीसरा तो गलत हो जाएगा, तो केवल पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। अब जैसे प्रश्न हमारे सामने आ गया, मुझे तुरंत याद आ गया कि नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार, बेबीलोनियाई यंत्र इसी को कहते हैं, इसी को सूर्य घड़ी कहते हैं। इसी के आधार पर और जो है कि समय का पता लगाया जाता था और इसी के आधार पर सबसे पहले यामोत्तर रेखा का निर्धारण भी एनेक्सिमेंडर ने किया था। तो ए और बी इसका हो जाएगा कि भाई एनेक्सिमेंडर नहीं है। हालांकि गुरु शिष्य परंपरा से शिष्य ने किया है, लेकिन फिर भी फैक्ट तो फैक्ट है। राइट, तो 1 और 2 इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो लगभग ये 5 सवाल मैंने आपको इसके बारे में करा दिए प्रॉपर, बहुत विधिवत तरीके से। एक बार पढ़ लो, फिर आराम से कोई भी पेपर में बैठ जाना, किसी भी लेवल के पेपर में बैठ जाना, थेल से एक भी सवाल छूटेगा नहीं। राइट, चलिए लगे। अब हम लोग तीसरे भूगोलवेत्ता भी आपको पढ़ा रहे हैं, एनेक्सिमेंडर। तो पहली बात, एनेक्सिमेंडर 610 से 546 ईसा पूर्व में यूनान के दार्शनिक भूगोलवेत्ता हुए। थेल्स के शिष्य हैं, ही वॉज डिसिपल ऑफ थेल्स। सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक यानी समझ गए ना, प्रकार का इस्तेमाल करके
गणितीय विधि का प्रयोग करके तैयार किया और यूनान को विश्व के केंद्र में दर्शाया। यूनान को विश्व के केंद्र में दर्शाया, ये था, आया था ना सवाल कहीं, आया था एनेक्सिमेंडर का, कि विश्व का पहला मानचित्र पैमाने पर बनाया था मापक का प्रयोग करके। और उन्होंने ज्ञात विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा था, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और तीसरा होता था लीबिया क्षेत्र, जो अफ्रीका का क्षेत्र लीबिया का ना, और जो चारों ओर से महासागरीय नदी ओशियन रिवर से घिरे थे, एक नदी से घिरे हुए थे जिसे को ओशियन रिवर कहा। ऐसे इन्होंने पूरी दुनिया का मानचित्र बनाया। ये भी बड़े काम की बात है। दुनिया घुमा नहीं आदमी, पूरी दुनिया का कितना बड़ा तथ्य, कितना बड़ा, किस लेवल का दिमाग होगा, किस लेवल का ऑब्जर्वेशन होगा, किस लेवल की थिंकिंग रही होगी, किस लेवल की फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप करके, ऑब्जर्वेशन करके, उसके आधार पे एकदम रीजन वाला तर्क दे करके किसी चीज को बनाना कितना कठिन रहा होगा। इसलिए ध्यान रखना, इन्हें फर्स्ट कार्टोग्राफर भी कहा जाता है, इन्हें प्रथम मानचित्रकार भी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट कार्टोग्राफर। सीधा सवाल पूछा जाएगा कि प्रथम मानचित्रकार किसको कहा जाता है, फर्स्ट कार्टोग्राफर किसको कहा जाता है, तो एनेक्सिमेंडर को फर्स्ट कार्टोग्राफर कहा जाता है। एनेक्सिमेंडर को क्या कहा जाता है, तो एनेक्सिमेंडर को फर्स्ट कार्टोग्राफर कहा जाता है, याद रखना भैया, राइट। कोई दिक्कत, अच्छी बात है। थेल्स का शिष्य था, याद रखना। तो सबसे पहले विश्व का मानचित्र गणितीय विधि से तैयार किया, ध्यान रखना, इस तरीके से आप इसको समझो। और यूनान को विश्व के केंद्र में दर्शाया। तो कैसे गणितीय विधि का इस्तेमाल करके उन्होंने और जो है मानचित्र बनाया होगा, ये एआई से निर्मित है, काल्पनिक इमेज आप यहां पे देखिए। और उन्होंने ज्ञात विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा। अब देखो, ये मानचित्र आप गूगल कर लेना एक बार, आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों गूगल पे ही नहीं, क्योंकि इसको बनाया है, बहुत टाइम लगता है ना। तो चीजों को एक बार ढंग से चीजों को समझिए। तो इन्होंने 3 महाद्वीपों बनाया, यूरोप और लीबिया अफ्रीका वाला क्षेत्र, यहां पर एशिया, और इसके केंद्र में क्या दिखाया, इसके केंद्र में यूनान को दिखाया। क्या दिखा दिया, यूनान को दिखा दिया। और तीनों महाद्वीप चारों ओर से महासागरीय नदी ओशियन रिवर से घिरे हुए, महासागरीय नदी से घिरे हुए। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, इसे कहते हैं। बताओ, फैक्ट तो आप किताबों में पढ़ लो, जाकर के किताबों में लिखा, ऐसा नहीं है। आराम से 4-5 भूगोल की किताब पढ़ लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी क्लास में आप उससे जुड़ा हुआ मानचित्र भी आप यहां पे देख लोगे। तो एनेक्सिमेंडर ने यहां पर का फर्स्ट कार्टोग्राफर है। थेल्स और एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर आर कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जियोडेसी। थेल्स और एनेक्सिमेंडर को क्या माना जाता है, गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने यूनानियों को बेबीलोनियाई यंत्र, या इसी को नोमोन कहते हैं, या इसी को सूर्य घड़ी कहते हैं, सूर्य घड़ी से परिचित कराया। इस यंत्र की सहायता से किसी वस्तु की छाया को देख करके सूर्य की स्थिति को निर्धारित किया जाता है। छाया को देख करके सूर्य की स्थिति का निर्धारण किया जाता है कि दोपहर हो गई कि शाम हो गई। ये सन डायल धूप घड़ी कहते हैं, जिसकी सहायता से लंबाई देख करके समय, मध्याह्न यानी नून, विषुव यानी इक्विनॉक्स की स्थिति, दिन और रात बराबर, और अयनांत सोलिस्टिस का पता लगाया जाता था। नोमोन यंत्र की सहायता से इन्होंने सबसे पहले यामोत्तर रेखा का निर्धारण भी किया था। इन्होंने मेरिडियन लाइन का निर्धारण भी किया था, एनेक्सिमेंडर ने, याद रखना भैया। तो कैसे भैया, ध्यान रखना, बेबीलोन के रहने वाले थे, इसलिए इस यंत्र को बेबीलोनिया यंत्र कहा गया, ध्यान रखना, यूनान के अंतर्गत आता है। तो एक ऐसा यंत्र इन्होंने बनाया था एनेक्सिमेंडर ने, जिसको नोमोन यंत्र कहा। इन्होंने कहा इस यंत्र की सहायता से छाया की लंबाई बदलने से समय का अनुमान लगाया जाता था कि इसकी लंबाई कैसे बदल रही है। जब छाया सबसे छोटी होती थी तो नून होता था, जब छाया सबसे छोटी होती थी तो क्या होता था, नून होता था, मध्याह्न होता था। जब छाया ठीक पूरब पश्चिम दिशा में पड़ती थी, तब इस विषुव इक्विनॉक्स की घटना होती थी, यानी दिन और रात बराबर होते। 21 मार्च और 23 सितंबर की घटना को इन्होंने इतने हजारों साल पहले बता दिया था। छाया की अधिकतम और न्यूनतम लंबाई से अयनांत सोलिस्टिस का पता लगाया जाता था, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। समय मापन की प्राचीन वैज्ञानिक विधि, खगोल विज्ञान के विकास में सहायता। यूनानियों को तर्क और अवलोकन पर आधारित ज्ञान की प्रेरणा मिली, तो तर्क और ऑब्जर्वेशन के आधार पर चीजों को देखा। नोमोन एक सूर्य घड़ी थी, इस तरीके से थी, छाया यहां पर बनी हुई है, छाया की लंबाई के आधार पर चीजों के बारे में पता लगाते थे, राइट। तो ये यहां पर इनके द्वारा किया गया। इन्होंने जो अपनी ब्रह्मांड विज्ञान और जो पृथ्वी के आकार के बारे में जो बताया था, अपने गुरु थेल्स, जिन्होंने पृथ्वी को तैरती डिस्क माना था, के विपरीत एनेक्सिमेंडर का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहारे के टिकी हुई है। उन्होंने पृथ्वी के आकार को एक बेलन या ड्रम, सिलेंड्रिकल बेलन या ड्रम की तरह बताया,
जिसका ऊपरी सिरा चपटा है और उसी पर मानव रहता है, उसी पर मानव रहता है। इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति एक असीमित, अनंत और शाश्वत तत्व से मानी, जिसे इन्होंने एपिरोन कहा। जिसे इन्होंने क्या कहा भैया? तो जिसे इन्होंने एपिरोन कहा। इस बात को याद रखना। अब ये किताबें तुम्हें आप भी पढ़ लोगे, लेकिन समझ में कैसे बैठेगा? तो समझ में ऐसे बैठेगा। तो पृथ्वी का आकार बेलन या ड्रम की तरह बताया, बेलन या ड्रम की तरह बताया, और बताया कि इसके ऊपर मनुष्य रहता है, ऊपर सिरा चपटा है और ये बेलन या ड्रम जैसा है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्वतंत्र रूप से टिकी हुई है इस तरीके से, और सूर्य आदि ग्रह उपग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। जबकि थेल्स कहता था कि पृथ्वी तैरती हुई डिस्क है, आप देखोगे यहां पे। वर्सेस एनेक्सिमेंडर क्या कह रहा है कि पृथ्वी केंद्र में स्वतंत्र रूप से टिकी हुई है, पृथ्वी केंद्र में स्वतंत्र रूप से टिकी हुई है। यहां पे एनेक्सिमेंडर कह रहा है, क्योंकि यहां पे थेल्स कह रहा है कि पृथ्वी तैरती हुई डिस्क के तौर पर है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहां पे इसने जो कहा, याद रखना कि सृष्टि की उत्पत्ति एपिरोन से हुई है, जो असीमित है, अनंत है और शाश्वत है ना? असीमित है, अनंत है और शाश्वत है। एपिरोन से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में इसने बताया। एनेक्सिमेंडर के ये प्रमुख विचार थे। तो एनेक्सिमेंडर के बारे में इतना सब कुछ चीजें जो डायरेक्ट पेपर में आ सकता है, वो ये वाला आ जाएगा कि एपिरोन के बारे में किसने बताया? तो इसने बताया इन्होंने पृथ्वी को एक बेलन या ड्रम के रूप में माना। ये सवाल पूछा जा सकता है। बेबीलोनियाई घड़ी या नोमोन यंत्र के बारे में एनेक्सिमेंडर ने बताया। एनेक्सिमेंडर और थेल्स को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है, याद रखना। ये पेपर में बन जाएगा, ध्यान रखना। यामोत्तर रेखा का निदान इन्होंने किया। इन्होंने सबसे पहले विश्व का मानचित्र गणितीय विधि का प्रयोग करके बताया, जिसमें यूनान को उसमें सेंटर में दिखाया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, लीबिया वाला दिखाया। इन्हें प्रथम मानचित्रकार भी इनको कहा जाता है, याद रखना भी। ठीक है। अब इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला PYQ पर आधे सवाल है कि ज्ञात विश्व का पहला मानचित्र स्केल पैमाने पर तैयार करने का श्रेय किस यूनानी विद्वान को दिया जाता है? कौन सा वो यूनानी भूगोलवेत्ता है या कौन सा वो यूनानी विद्वान है जिसको विश्व का पहला मानचित्र मापनी के द्वारा बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो आपको पता है कि वो कौन है भैया? वो एनेक्सिमेंडर है। कौन है? एनेक्सिमेंडर को दिया जाता है। अगला सवाल है, खगोलीय पिंडों और समय का निर्धारण करने के लिए यूनान में नोमोन यंत्र को किसने पेश किया? नोमोन यंत्र, इसी को बेबीलोनियाई यंत्र कह सकते हैं, इसी को सूर्य घड़ी कह सकते हैं, इसी को यंत्र कहेंगे। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अरस्तु, एनेक्सिमेंडर, हिपार्कस या पोसिडोनियस? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा भैया? इसका किसके द्वारा किया गया? एनेक्सिमेंडर के द्वारा। किसके द्वारा? एनेक्सिमेंडर के द्वारा इसको किया गया था, याद रखना भैया। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एनेक्सिमेंडर के अनुसार पृथ्वी का आकार कैसा था? तो पृथ्वी का आकार कैसा था? एक बेलनाकार ड्रम के रूप में, सिलेंडर के रूप में इन्होंने बताया था। इसके बताया था कि पृथ्वी के ऊपर कौन रहता है भैया? पृथ्वी के ऊपर, ध्यान रखना, यहां पर रहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो भैया अब चौथे आपके बच्चे हैं भूगोलवेत्ता हेकेटियस, जिनको हम पढ़ाएंगे आपको कल की क्लास में। ठीक है। समझ में आ गया भैया? बढ़िया तरीके से हमें फॉलो करें। यूट्यूब वगैरह पे जो विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है। चलिए एप्लीकेशन वाले बच्चे बताएंगे। सब कुछ ऑल ओके है? बताओ भैया।